स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम देखते हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब क्या होता है, वेव कैसे बनती है। तो इसमें हम लोग बार बार एक एग्जांपल ले रहे थे। मान लो एक छोटा सा बच्चा है और वो नदी है, ये नदी में जब वो पत्थर मारता है तो नदी के बीच जहां पर भी वो पत्थर मारता है, मान लो वो पॉइंट ओ है, ठीक है, उस पॉइंट से एक वेव क्रिएट होती है। यानी जब पानी पे वो पत्थर मारता है एक नदी में, तो उस नदी में क्या हो रहा है, उस नदी में एक उस डिस्टरबेंस की वजह से, उस पत्थर की वजह से एक लहरें बन रही, उन लहरों को ही क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। हकीकत में भी इसी तरह से होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई भी चीज के अंदर वेव कब बनती है, जब कोई भी, अगर मैं पार्टिकल के बेस पे बात करूं, तो जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करना या एसेलरेट करना, किसी पार्टिकल को ऑसिलेट करो जिससे वो एसेलरेट करने लगे, यानी अपना जो वेलोसिटी वो बदलने लगे, तो उस बदलाव से एक वेव क्रिएट होती है। चलो, वेव का मतलब तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और हमने वापस से देख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है ऑप्टिक्स। एक्चुअली ऑप्टिक्स वो साइंस है, वो साइंस है, ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। अगर हम लाइट की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो शॉप होती है, उनमें जो शॉप का नाम होता है वो ऑप्टिक्स भी रहता है, देखा है कि नहीं। जैसे शॉप खुली रहेगी, ऊपर लिख रहेगा ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ओके, चलो, चैप्टर का नाम क्लियर हो गया सभी को। वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव का क्रिएट होना, ऑप्टिक्स मतलब लाइट के अंदर हम वेव की स्टडी करने वाले हैं। किसी को डाउट है, क्लियर है, फरहान, साइमा। अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आए। थोड़ा मेरे को कन्वर्सेशन चाहिए और मेरे को पता कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, साइमा, साइमा तो नहीं आई। फरहान, आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ, ठीक है। यहाँ देखो कुछ लिखा है पूरा के प्रीवियस, पिछले स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट जो होती है वो सीधा ट्रैवल करती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। और जब कोई लाइट किसी इंसिडेंट ओपेक सरफेस से, याद रखो ओपेक सरफेस से अगर टकराए तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करे तो वो दो चीज करेगी, या तो उसमें से पास हो जाएगी या तो रिफ्लेक्ट करेगी, डिपेंड करता है वो मीडियम कैसा है। एंड पार्ट ऑफ द इंटर इनटू दैट मीडियम, और अगर एकदम ट्रांसपेरेंट है तो उस मीडियम के अंदर से ही ट्रैवल कर जाएगी। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, उसको ऐसा नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिमेंबर। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या लाइट की तो है, और ये प्रॉपर्टी मीडियम पे निर्भर करती है। मीडियम क्या होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बरोबर ना। इसी को बोलते हैं ना अरमान, मीडियम। यहाँ पे मीडियम फिजिक्स के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मीडियम है ये, उर्दू मीडियम है या हिंदी मीडियम है। हाँ अरमान, कैस, कुलसुम, हाँ, कौन सा मीडियम, ये मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। हाँ? यहाँ पे कौन से मीडियम की बात कोई ट्राई करेगा, कुलसुम, जिनका नेटवर्क प्रॉपर चल रहा हो, कुलसुम, कैस, स्वयं का भी काफी सही चल रहा है ना। फरहान, क्या है ये बताओ, मीडियम क्या होता है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर। जिससे लाइट ट्रैवल करती है। हाँ, लाइट जिसमें से ट्रैवल करती है, हर एक चीज को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पर लाइट एक ऐसी लौती चीज है जो नॉन मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है। तो मीडियम को हम लोग बोलते हैं जिसमें से हम लाइट को पास कर, मान लो घर में कांच लगा हुआ है और सूरज की रोशनी उस कांच से टकराते हुए घर के अंदर आ रही है, तो वो क्या है, मीडियम है। अब मीडियम की क्वालिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी में बदलाव लाता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म तो पता होगा ना, लैब में अवेलेबल रहता है, कांच का बना हुआ शीशा जो पैरामिड की शक्ल में होता है। अगर उसमें से कोई व्हाइट लाइट पास होती है ना तो वो 7 रंग देता है। इसका मतलब क्या है कि मीडियम से पास होने पे लाइट की प्रॉपर्टी बदलती है, करेक्ट ना। अभी नीचे जो क्या देखो क्या लिखा है, नेचर ऑफ लाइट, और उसको ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ब्लू कलर का मतलब क्या है कि ये आउट ऑफ पोर्शन ही एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट में। वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जरा माइक बंद कर दो उसमें। टू कर्क्यूम्यूम, क्या लिखा, बहुत काफी टफ वर्ड लिखा है, सर्क्यूमवेंट द डिफिकल्टी इन कॉर्पस्कुलर थियरी। अब कॉर्पस्कुलर थियरी न्यूटन ने बनाई थी,
तो न्यूटन्स ने क्या किया था, उसने बोला कि लाइट एक को कोई लाइट की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, बोला कि लाइट के पार्टिकल को उसने नाम दे दिया था, बोला कि लाइट के पार्टिकल को कॉर्पस्कल बोलते हैं, ये ना कुछ इलास्टिक टाइप के होते हैं। अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं था, तो आगे चलकर ह्यूजिन आया। ह्यूजिन ने क्या बोला कि उसने क्या किया, जो न्यूटन्स की थियरी थी उसके जो डिफीट किया उसे, जो डिफेक्ट है ना, खामियां थी, उसको उसने सुधारा, और उसकी वो थियरी में कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव भी थे, उस नेगेटिव पॉइंट को दुरुस्त किया उसने। जैसे न्यूटन ने, एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, न्यूटन बोलता था कि अगर कोई लाइट मेटल में जाएगी या अगर कोई लाइट एयर में होगी, तो लाइट की स्पीड कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, तो न्यूटन ने बोला मेटल में ज्यादा रहेगी, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और एयर में कम होगी, जो कि गलत है। लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में ज़्यादा होती है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट में जाती है तो उसकी स्पीड में फ़र्क आता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, आप बात करो, ज़रा ध्यान दो। मान लो ये अपना काँच है, मिरर है। जब कोई लाइट किसी मिरर से पास होती है ना, तो वो थोड़ी बैंड होती है। आप बोलेंगे सर इससे क्या पता चलता है? तो साइंटिस्ट लोग का कहना क्या है कि अगर कोई लाइट इस तरह से बैंड हो रही है ना, तो ये ज़ाहिर करती है कि लाइट की स्पीड में फ़र्क आ रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रॉली ले रहे हो और मान लो आप डीमार्ट गए शॉपिंग करने। है ना अपने इधर डीमार्ट? मीरा रोड का तो बंद हो गया। भाईंदर का तो चालू है ना? है कि नहीं चालू? तो ये तुम्हारी ट्रॉली है। अब देखो, आप जब खड़बुड़ी रोड पे इस ट्रॉली को चलाओगे तो क्या होगा? ये ट्रॉली ना आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ये कभी लेफ्ट जाएगी तो कभी राइट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक और एग्जांपल लेता हूँ। गेम आप लोग खेलोगे, कार का गेम। कार का गेम खेलेंगे नहीं, स्पोर्ट वाला, एस्फल्ट बहुत फेमस गेम है ना? तो आप कभी देखना, जब आप खड़बोड़ी रोड पे गाड़ी को चलाओगे ना, तो आपकी गाड़ी कभी लेफ्ट जाएगी कभी राइट जाएगी। अगर PS5 होगा तो वहाँ उसमें बहुत अच्छे से समझाता है ये। गेम खेलते हैं ना, कभी गाड़ी लेफ्ट जा रही कभी राइट। इसका मतलब क्या है कि जब खड़बोड़ी रोड पे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की स्पीड तो हम सीधा ही चला रहे हैं, उसके बाद भी गाड़ी लेफ्ट राइट क्यों जा रही है? यानी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, इसलिए तो गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही है। इसका मतलब क्या है, जब किसी चीज की स्पीड कम होती है ना, तो अपना डायरेक्शन बदलती है। तो यहाँ पे ट्रॉली भी खड़बुड़ी रोड पे चला रहे थे, लेफ्ट राइट क्यों जा रही है? कि रोड खड़बुड़ी है, इसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो रही है। वही जगह प्लेन मॉल के अंदर चलाते हैं तो काफी स्मूथली और फास्ट चलता है ना ट्रॉली। पर वही जगह रोड पे या बाहर चलाते हैं तो खड़बुड़े की वजह से कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट। अपने को संभालना पड़ता है ट्रॉली को, अरे लेफ्ट क्यों जा रहा है, थोड़ा राइट करो। होता है कि नहीं होता है? हाँ रमन। ये जो प्रॉपर्टी है, इससे साइंटिस्ट लोग ने अंदाजा लगाया कि अगर किसी कांच से लाइट पास हो रही है और वो लाइट बैंड हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो कांच उस लाइट की स्पीड को चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है या तो घटा रहा है। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया। क्या दिया नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? किसी को कोई डाउट है? कुलसुम, फैज, फरहान, अरमान, स्वाइब। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर। रिप्लाई देना जरूरी है वरना मैं आगे नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है? डिफिकल्टी इन कॉर्पस्कल, तो ये जो डिफिकल्टी है उसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने एक गलत बात क्या बोल दिया कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट डिस्टर्ब होती है ना? तो बोलता है कि वो मेटल लकड़ी है, उसमें लाइट ज्यादा तेज जाती है और एयर में लाइट कम तेज जाती है, जो कि गलत बोल दिया था। तो ह्यूजन ने उसको दुरुस्त किया। उसने क्या बोला, लाइट इज अ वेव। ह्यूजन एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। दूसरा, ह्यूजन ने बोला कि लाइट एक वेव होती है। ये बिल्कुल ना जैसे पानी में लहरें बनती है ना, उसी तरह जब जब लाइट ट्रैवल होती है ना, तो वेव फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। चलो, ये बात तो सही है। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ह्यूजन थियरी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। चलो, ये बात तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट, दिस वेव एमिट बाय सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। सोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो मेरे पास एक टॉर्च है और मैं टॉर्च से रोशनी मारता हूँ, ठीक है? फिर मैंने आगे कागज लगा दिया और उस कागज में 2 होल कर दिया। अब क्या होगा, वो टॉर्च की जो रोशनी है ना, उस कागज के 2 होल से भी बाहर निकलेगी। तो टॉर्च मेरा मेन सोर्स हो गया, यहाँ से ही रोशनी जनरेट हो रही है, तो इसको प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ से लाइट बनती है, जहाँ से लाइट क्रिएट होती है, जहाँ से लाइट का मेन सोर्स होता है, उसको प्राइमरी सोर्स लाइट का बोलते हैं। और जहाँ पर वो सेकेंडरी सोर्स बन रहा है, ये तो सेकेंडरी हुआ ना, जहाँ से ये लाइट और डबल स्प्लिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो बोल रहा है कि जब वेव एमिट होती है ना, जब कहीं से लाइट एमिट होती है ना, किसी भी सोर्स से, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। मतलब क्या बोलेगा? एक और एग्जांपल है, सूरज की रोशनी देखी है सभी ने। सूरज की रोशनी तुमने ऑब्जर्व की कि चारों दिशा में बराबरी में फैलती है कि नहीं फैलती? बराबरी में फैलती है ना? तो ह्यूजन यही बता जा रहा है कि लाइट हमेशा चारों दिशा में बराबरी से फैलती है।
थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि व्हेन लाइट इंटर आवर आईज, जब ये लाइट हमारी आंखों से टकराती है तो हमें सेंसेशन ऑफ लाइट होता है। मतलब क्या है, तब हम चीज को देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। घर में क्या करो, रात के दिन पे लाइट बंद कर दो, क्या होगा? क्या आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे अगर एकदम अंधेरा होगा। हम किसी भी चीज को घर में कब देख पाते हैं? जब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट आती है। हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट नहीं देख सकते। प्राइमरी मतलब क्या तुम लोग डायरेक्ट सूरज को देख सकते हो अरमान? डायरेक्ट सूरज को देख सकते हो कुलसुम? नहीं। हम लोग सिर्फ वो चीज को देख सकते हैं जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। उस पड़ाने के बाद फिर वो रोशनी हमारी आंखों में जाती है, तब वो चीज हमें अच्छे से दिखाई देने लगती है। इसका मतलब हम हमेशा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट को ही देख पाते हैं। समझ गए? ये डाउट आ गया? हाँ कुलसुम, फैज, फरहान, अरमान, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेव ऑफ लेंथ ऑफ वेव। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आप देखते होंगे कि आपको अलग अलग कलर की लाइट दिखाई देती है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ये क्यों होता है? तो बोलते हैं कि ये इसका लेना देना वेवलेंथ से। आपकी जो लाइट है ना, उसका वेव कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से उस लाइट की वेव का कलर बदलता रहता है। तो वेवलेंथ डिसाइड करेगा लाइट का कलर क्या रहेगा। क्लियर है? अगर आपकी वेवलेंथ बहुत पतली है और बहुत दूर तक जा रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेड लाइट है, क्योंकि मुझे पता है रेड लाइट ऐसी एक लौती वाहिद लाइट है जो दूर तक ट्रैवल करती है, क्योंकि इसकी वेव छोटी होती है, पर छोटी होने के बावजूद ही काफी दूर तक ट्रैवल करती है। ताकत तो नहीं है, पर बोलते हैं ना जितनी है उसमें भी वो बहुत आगे तक चली जाती है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? वेव की सारी प्रॉपर्टी हम लोग ने कवर कर ली। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट, कुलसुम, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है कुलसुम? नो सर। ओके, ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये रेज हो गया। और आगे का, फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब अगर किसी लाइट को ट्रैवल होना है, किसी लाइट की वेव को, तो मटेरियल मीडियम तो जरूरी है, ये ह्यूजिन बोलता है। पर हम लोग जानते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, बस क्वालिटी ये है कि लाइट मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है, बरोबर। Hence, assume the existence of hypothetical elastic perfectly transparent medium called luminiferous ether and is present in everywhere। यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे ह्यूजन क्या सोच रहा है कि देखो, कोई भी लाइट को, कोई भी चीज को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आवाज को जाने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसी तरह से हाइपोथेटिकल इलास्टिक परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता होगा जिसमें से ये लाइट की वेव ट्रैवल होती है। और उसने उसका नाम क्या रख दिया ह्यूजन ने? बोला शायद ये ना ल्यूमिनिफेरस ईथर होगा। ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट होगा, चाहे यूनिवर्स में चले जाओ, चाहे अर्थ में आए, कहीं भी जाओ, ये प्रेजेंट होगा जिसमें से लाइट ट्रैवल होती है। याद रखो, ये गलत, सही बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे ये डीमेरिट में आएगा। 6 पॉइंट बोल रहा है, द थियरी कुड एक्सप्लेन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम। बोलने का मतलब क्या है कि जो स्पीड होती है ना लाइट की, वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा। एकदम, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाओगे तो क्या फर्क आएगा? पानी के अंदर आपके हाथ एकदम तेजी से नहीं चलेंगे। वही जगह अगर मैं बोलूंगा अभी हाथ तेजी से चलाओ ऊपर नीचे, बोलेंगे अरे सर बहुत ईजी है। पर वही जगह पर पानी में नहीं हो रहा है। क्यों? पानी स्लो कर देता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है। तो हमारा हाथ कहाँ पे फास्ट चलेगा? जहाँ पे डेंसिटी कम होगी। तो बिल्कुल लाइट के लिए भी सेम रूल है कि जहाँ पर डेंसिटी कम वहां पे लाइट की स्पीड फास्ट, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो बैंडिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पे ह्यूजेंस ने सक्सेस मान ली। 7 पॉइंट, this theory could explain the law of reflection, refraction, interference and diffraction of light। इसकी थियरी ने जो बेसिक लॉ होते हैं लाइट के, जैसे लाइट किसी भी सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक होती है ना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना इंसिडेंट एंगल का एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा। रिफ्रैक्शन थियरी क्या बोलती है? अगर कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा के अंदर से ही पास हो जाए तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मान लो दो लाइट जब आपस में टकराती है तो या तो वो ब्राइट होती है या तो डार्क होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकराती है, मान लो चम्मच से, तो वहां से वो फैल जाती है।
हेल्थी है कि नहीं? जैसे देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं और घड़ी को चमकाते रहते हैं, टीचर बेचारा पढ़ाते रहेगा उसके फेस पे ही चमकाएंगे। ऐसा लोग क्यों कर पाते हैं? तो लोग एक साइंस का, फिजिक्स का नियम इस्तेमाल करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि जो लाइट आती है ना खिड़की से, वो लोग वो खिड़की की लाइट को अपनी घड़ी के कांच पे लेते हैं और उस कांच पे लेने के बाद उसको फैला देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो इज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है वेव ऑप्टिक्स की। वो ब्रांच है ऑप्टिक्स की, फिजिक्स की, लाइट की, विच इज यूज वेव नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करे, उसके ऑप्टिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करे, इसी को वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। ये किसने एक्सप्लेन किया? ह्यूजिन ने एक्सप्लेन किया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने सारे इसके प्रॉपर्टी देख लिए। उसके बावजूद कुछ अजम्पशन के डीमेरिट भी थे जो उसने नहीं बताया। बाद में पता चला अरे ये तो डीमेरिट्स है, इसको तो इसने क्लियर किया ही नहीं। फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। जो ये मीडियम की बात कर रहा है ना, एक ल्यूमिनोस्फेरस ईथर होता है, ऐसा कोई भी अजम्पशन सही नहीं निकला। इसने ये थ्योरेटिकल बताया था, इसने एक्सपेरिमेंट देखा नहीं था। इसने ऐसे ही सोचा होता होगा कुछ ना कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? लाइट बिना कोई मीडियम के ट्रैवल करती है। सेकंड, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसकी थियरी ने लाइट की स्ट्रेट मोशन करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि एक लाइट सीधा ट्रैवल भी कर सकती है। थर्ड पॉइंट, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी लाइट को जो चारों दिशा में फैली है उसको पोलराइजर लगाकर उसके डायरेक्शन को एक साइड बना सकते हैं। तो पोलराइजर एक तरह का डिवाइस है जिसका काम क्या है? किसी भी लाइट को एक डायरेक्शन देना। समझा कुलसुम यहाँ पे? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों को बताता हूँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मान लो मेरे पास एक मेटल है, सेंसिटिव मेटल चाहिए। जब इस मेटल में हम लाइट की एनर्जी पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन, जब गिराते हैं तो ये सेंसिटिव मेटल अपने अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बाहर रिलीज करती है। अगर आपने इतनी लाइट पास की जिससे किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, समझ में आ रहा है अरमान क्या बोल रहा हूँ? तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करो, वायर जोड़ लो। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हाँ अरमान, इस वायर के अंदर से ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे? अब वायर हाँ के कर अंदर लेंगे। से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो चार्ज ट्रैवल करते हैं तो उसको करंट प्रोड्यूस होना बोलते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का मोशन ये जाहिर करता है कि करंट उसमें प्रोड्यूस हुआ। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? करंट स्टोर कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, इतना सेल्फी लेते हो, फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे मोबाइल के डिवाइस के अंदर फोटो केमिकल सेल लगा हुआ है। फोटो केमिकल सेल का काम क्या है? आप जैसे ही लाइट चालू करते हो वो कैसे पहले ब्लर करता है, फिर धीरे धीरे उसको सही करता है। कैसे सही करता है? ये यही प्रॉपर्टी काम कर रहा है। जैसे ही फोटोन टकराते हैं अंदर एक डिवाइस में, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट सोवियर एडजस्ट करता है कि इसका फोटो एकदम खूबसूरत है, लाली पाउडर लगा के आए होते ना, अच्छे खासे खराब फेस को भी अच्छा कर दे। तो उस हिसाब से कैमरा अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, कोशिश करता रहता है बेचारा, कर लेता है जितना तो हो जाता है ना। इसको ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा इफेक्ट है क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो, कोई भी पार्टिकल्स, मान लो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी का हिस्से को क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं। जब कोई लाइट के पार्टिकल किसी मेटल से टकराए और उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्रीली आजाद हो जाए, उस इफेक्ट को क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया क्वांटम इफेक्ट? अब सवाल ये है कि ना ही ह्यूजिन ने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया, ना ही क्वांटम इफेक्ट, ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी थियरी हो गई फ्लॉप। उसके बावजूद इसकी थियरी फेमस है, पर ये सारे जो फीचर्स थे, बेसिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में इसने एक्सप्लेन ही किया। अभी ये सारी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आगे जो छोटे छोटे से चैप्टर है ना एंड में, उस चैप्टर में हम लोग इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो, कोई डाउट है ऊपर डीमेरिट्स में? क्लियर है अरमान? अब हम लोग सी पॉइंट में आते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट पर। ड्वेल नेचर का मतलब क्या होता है? ड्वेल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट एक ही वक्त पे दो प्रॉपर्टी भी दे सकता है। ये इसके बारे में पता चला 20वीं सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी में, यानी अपनी जो प्रेजेंट जनरेशन है, दिस इज कॉल्ड 20th सेंचुरी। इट वाज एक्सेप्टेड दैट द लाइट हैज ड्वेल नेचर। इट कैन exhibit particle nature as well as wave nature. Particle of light are called photon. तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, कि बाद में ये पता चला
कि जो लाइट के पार्टिकल ये ऑलराउंडर होते हैं। जैसे क्रिकेट में आप देखे होंगे कुछ बैट्समैन, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। करते कि नहीं? कौन है बताओगे? कोई है अभी जो बहुत अच्छा खेल रहा हो, बैटिंग भी अच्छा करता हो, बॉलिंग भी अच्छा करते हो? हाँ रमा, कोई क्रिकेट देखता है कि नहीं? फरहान? मैं तो नहीं देखता इसलिए पूछा। विराट कोहली करता है क्या बॉलिंग बैटिंग दोनों? विराट कोहली कि कोई और है? हाँ अरमान, स्वयं किसी को पता है कौन है जो बैटिंग भी नहीं अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है? हाँ फरहान, गाइस, कुलसुम, नहीं नहीं पता सर। अरमान। अरमान, अपना ही नाम ले रहे हो क्या? अच्छा, कोई आया है क्या अरमान नाम का? एक अरे मुस्लिम तो आया है। अरे मैं इंडियन क्रिकेट का पूछा, विराट कोहली है, धोनी है। जैसे अच्छा धोनी भी ऐसा एक हो अच्छी गया। क्वालिटी का बंदा था, है ना? वो दोनों करता था, हाँ बैटिंग भी अच्छी करता था और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता था। बिल्कुल उसी तरह से बोलते हैं, जो लाइट होती है ना, वो बिल्कुल एकदम ऑलराउंडर होती है क्रिकेट की तरह। ये बैटिंग भी अच्छी कर लेती, बॉलिंग भी अच्छी कर लेती। लेकिन एक चीज याद रखो, एक प्लेयर एक टाइम पे या तो बैटिंग करेगा या तो बॉलिंग करेगा। दोनों एक साथ कर सकता है क्या? नहीं। ये तो वही हो गया, एक हाथ में बैट पकड़ा, एक बार हाथ में बॉल पकड़ा है। नहीं, एक या तो बॉलिंग करेगा या हाँ तो बैटिंग करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो लाइट के पार्टिकल है ना, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, अगर पार्टिकल नेचर के बेस पे स्टडी करें तो पार्टिकल के बेस पे उसको समझो, और अगर वेव नेचर के बेस पे स्टडी करें तो उस पार्टिकल नेचर को भूल जाओ। दोनों को साथ में कभी भी मर्ज नहीं करना, वरना ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। समझ गए? तो इसको बोलते हैं ट्वेल्व नेचर। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसा फॉर्मूला वैसा फॉर्मूला, ये वैसे ही होता है। अगर आप वेव की स्टडी करो तो लाइट को सिर्फ दिमाग में ये रखो कि मैं वेव की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ, और पार्टिकल नेचर की स्टडी के बेस पे बात कर रहे हो तो ये याद रखो कि मैं सिर्फ पार्टिकल की स्टडी करो, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना। दोनों एक साथ करोगे तो ये कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत सक्सेसफुल हुई थी, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई ना कि आगे एक चैप्टर का नाम ही यही रख दिया गया, 12 नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, चैप्टर नंबर 15, है ना? उसमें हमको यही, इसको ही डीपली पढ़ना है, ड्वेल नेचर को। चलो अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, लाइट एज अ वेव। हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे काफी अच्छे से दिया था, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक को प्रेफर नहीं किया आज। ओके, सबको ड्वेल नेचर क्लियर हो गया। लाइट एज अ वेव देखते हैं क्या है लाइट एज अ वेव। इसमें हम लोग पूरा बेसिक जो है ना 9-10 जहाँ से लाइट शुरू हुआ वहां तक का पूरा कंटेन करेंगे। अब जो मैक्सवेल था, इसका नाम नहीं दिया है, मैं लिख देता। मैक्सवेल एक लौता वाहिद आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम बोला था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे तो बनेगी नहीं, तो इसने क्या बोला कि अगर किसी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को, या आपके पास मान लो करंट दिया, अगर उस पार्टिकल चार्ज को अगर आप ऑसिलेट कर दो, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऊपर नीचे इस तरह का मोशन। तो ऐसे मोशन में वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड देंगे। देखो याद, ध्यान दो यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगी? जब आप ऑसिलेट करोगे। ऑसिलेट कब होगा बोलेंगे सर आप, मेरे को कैसे पता चलेगा? एकदम आसान है, एसी करंट यूज करो ना। एसी करंट में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता ही रहता है, यानी ऑसिलेशन होता ही रहता है। कभी चार्ज पॉजिटिव तो कभी चार्ज नेगेटिव, यही होता है ना एसी करंट में। रुक रुक कर बहने का मतलब क्या है? ऑसिलेट होना, टू एंड फ्रो मोशन होना। जब चार्ज बहता है तब वेव ऐसी बनती है, जब चार्ज खत्म होता है तो वेव नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से बहती। यानी हमारे घर में जो एसी करंट आता है वो ऑसिलेट करता रहता है, बरोबर के नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब इस ऑसिलेशन से क्या होता है, बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल में या कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, करंट कम ज्यादा होते, यानी करंट चेंज हो रहा है कंटिन्यू, तो ऐसे में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा है? किसी भी चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तभी बन सकती है जब उसके अंदर करंट बदलता रहे। यही वर्ड पढ़ा था ना फ्लक्स के वाले में, याद है कि नहीं, कि भूल गए? ईएमआई के अंदर यही पढ़ा था ना, फाराडे से यही बोल रहा था ना कि आप बार बार मैग्नेट को चेंज करते रहो। अगर आप मोशन करते रहोगे रिलेटिव मोशन, तब तक आपको करंट प्रोड्यूस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वही फिनोमेना को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे जरा ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये ऊपर है तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई डाउट आया यहाँ तक? 3 सेंटेंस में। अरमान का स्कूल, साइमा, फरहान, स्वयं।
अब ये इस तरह से परपेंडिकुलर होते हुए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब सीधा जाना, बोलते हैं ना सांप को भी सीधा जाना रहता है, पर वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। बोलते इस लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको लाइट बोलते हैं, इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मटेरियल मीडियम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसी वजह से ये देखा गया है कि यूनिवर्स में भी जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है वहां पर भी लाइट पास होती है। एक पिक्चर तुमने देखा होगा कि यूनिवर्स में, मतलब मैं अगर जमीन के बाहर चले जाऊं और वहां अगर धमाका होता है तो तुम्हें आवाज नहीं आएगी धमाके की, पर आपको वाइब्रेशन और वेव की वजह से वाइब्रेशन मिलेगा और लाइट आपको दिखाई देगी। इससे आपको पता चलेगा कि धमाका हुआ है बहुत बड़ा। आप बोलेंगे आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? अरे कॉमन सेंस, आवाज को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, बरोबर, इसलिए आवाज रुक जाती है, पर लाइट ये सब दिखाई देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equal to the ratio of the speed of light in vacuum and speed of light in medium। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई लाइट किसी वैक्यूम पे, लाइट की स्पीड वैक्यूम और लाइट की स्पीड मीडियम के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एक जनरल फॉर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। वैक्यूम में और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पे कि कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, क्लियर है? अरमान, फरहान, साइमा, कुलसुम, गाइस? हाँ सर। ओके, ये सब बेसिक पॉइंट देख रहे हैं, बस जानकारी ले रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्टरी में ही है, फिर हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर वैक्यूम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलर देन फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एफएम बोल सकते हो। बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेंज होती है ना, बहुत छोटी होती है और ग्रेटर भी होती है। छोटी में इतनी छोटी मिलेगी और बड़ी में किलोमीटर तक की मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव के बेस पे क्लासिफाई किया। बोलते हैं कि इन सब रेज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बोलेंगे ऐसे क्या आप मजाक कर रहे हैं सर, मोबाइल में भी तो होता है? हाँ सच है। आपके घर में जो मोबाइल है उस मोबाइल में भी आपको कौन सी वेव मिलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए तो बोलते हैं कि संभाल के यूज करो, आपके मोबाइल्स में से रेडिएशन रिलीज हो रहा है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी घर पे आप लोग सोओगे तो मोबाइल को हमेशा अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस दूर रखने का। आप बोलेंगे सर मोबाइल तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, कुछ सस्ते आते हैं कुछ महंगे आते हैं। तो सस्ते महंगे में यही क्वालिटी होती है, जो महंगे होते हैं उनमें से रेडिएशन कम निकलता है और सोचिए सस्ते वाले में से ज्यादा निकलता है, और जो महंगे मोबाइल होते हैं ना, सैमसंग, आईफोन, इनमें से रेडिएशन कम निकलता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस की वजह से लोग महंगे में जाते हैं। सस्ते में जाओगे तो ये सारी डीमेरिट्स आपको मिलेंगे, पर कौन ध्यान आ देगा गया ये सर। छोटी छोटी चीज पे। वेवलेंथ ऑफ विजिबल जी। लाइट रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम अपनी आंखों से कोई लाइट को तभी देख सकते हैं जब उस लाइट की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होगी। अगर इस रेंज में कोई लाइट की वेवलेंथ है तो ही हम लोग देख सकते हैं, वरना हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते। बोलते हैं कि तो कुल मिलाकर 7 कलर होते हैं, जिसमें से वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही लॉन्गेस्ट होता है, दूर तक जाती है ना। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। बोलते हैं जो व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, आपको लगता है कि सिर्फ वो व्हाइट लाइट है, पर एक्चुअली वो व्हाइट लाइट नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे कलर छुपे हुए होते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। बोलते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो वेवलेंथ पे निर्भर करती है। Because of this, the same angle of incident, the angle of reflection is different for different color। बोलते हैं कि हर एक लाइट के बेस पर, उनके कलर के बेस पे, उनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, बैंडिंग होना अलग अलग होता है। Therefore, जब किसी लाइट को, हमें व्हाइट लाइट को सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कराते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लो प्रिज्म हो गया। जब आप कोई व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से डालोगे तो वो क्या करेगा, आपको बैंड करके बहुत सारे डिफरेंट कलर दिखाएगा। ये जो डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड। अरे सर यहाँ तो स्पेक्ट्रम लिखा है। हाँ, स्पेक्ट्रम का मतलब ही बैंड होता है। समझ में आया क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? सारे बेसिक अपने जो 9 10 8 सब कवर कर दिया हम लोग ने, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट में। कुछ बचा
कि नहीं बचा? कोई डाउट आया? आई होप अब स्पेक्ट्रम का मतलब तुम लोग को याद रहेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है और हमारी आंखें कौन सी लाइट को देख सकती है जिसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए स्वयं? 400 टू 700 याद रहेगा कि नहीं? हाँ स्वयं, कि भूल गए? अभी से ही भूल गए? भूल गए ना? को लगा ही था इस स्वयं भूल जाएगा, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहा है। अब अपनी नोट्स पे आ जाता हूँ। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं है और ना ही इतनी इम्पोर्टेंट है। हमने ह्यूजिन प्रिंसिपल देख लिया। अब हम लोग आते हैं वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। हाँ बोलो। कितना टाइम बाकी है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो छोड़ के तो टाइम के बारे में पूछ रहा है। 2 हाँ मिनट सर, फिर आप बाकी है। रिकॉर्डिंग बंद करोगे ना, इसलिए पूछना है तो। अरे वाह, रिकॉर्डिंग पे तो आ गया। बच्चे बोलेंगे टीचर पढ़ाता है, ये एक बच्चा सर मुझे पूछता पूछना रहता था सर, बुक्स लेके आने का आपके सब्जेक्ट के कोई आज? है। मैथ्स के लेके आना है, मैथ्स की। ठीक है, सिर्फ मैथ्स ना? हाँ ज्यादा भी लेके ठीक आ, है। प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्यादा भरेगा भी नहीं बैग, है ना। हाँ हाँ। कंटिन्यू करो। ह्यूजिन थियरी, वी नो देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ लाइट। बोलते हैं हमारे आसपास ना सोर्स ऑफ लाइट बहुत है। सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जो खुद लाइट देते हैं, जैसे सूरज, चांद, स्टार, लाइट बल्ब एक्सेट्रा। इसके बेस पे लाइट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है वो लाइट जो खुद एमिट करती, मतलब इनको किसी और की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी जरिए, इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद कर सकते हैं। एग्जांपल दे सकते हो, सूरज की रोशनी, सन, ये दूसरों को रोशन करता है, ये उसको रोशन करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ऐसी चीज जो प्राइमरी सोर्स होती है ना, उनका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। आपके घर में देख लो, जब बल्ब जलता रहता है पूरी रात तो गर्म हो जाता है कि नहीं होता है? होता है ना। सन, स्टार एग्जांपल है। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास थ्रू देम। बोलते हैं कि ऐसी जो रोशनी जो खुद देते हैं ना, उसमें करंट पास होता है। जैसे एग्जांपल ट्यूबलाइट, टीवी। द केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन भी इनमें हैपन होता है। एग्जांपल फायर क्रैकर, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, ये सब प्राइमरी सोर्स की एग्जांपल है। सेकेंडरी सोर्स की एग्जांपल क्या आएगी? जो उनके बदौलत रोशन होते हैं। जैसे हमारे घर में जब रोशनी आती है तो हमारे घर की हर एक चीज रोशन हो जाती है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। Those source which do not produce light by their own but receive light from some other source and either reflect or scatter it. Example, moon, planet, object like human, animal and plant. समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि लेस देन 1 मिनट बाकी है ना। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे?